Welcome viewers in today's video. Today's topic is reconstitution of partnership firm, in which we will see how to prepare revaluation account and related journal entries. Kindly subscribe our YouTube channel in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसी चीज को आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम क्यों कर रहे हैं और कैसे किया जाता है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि कोई बिजनेस रन कर रहा है और वो अब बी के पास जाता है कि बी को वो पार्टनर बना ले। तो देखिए, अगर बी के पास जाके बी को पार्टनर बनाना चाहता है तो ये रिकंस्टिट्यूशन हो गया, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का केस हो गया। अब बी उससे पूछता है कि भाई बताओ आपके बिजनेस में क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है, मुझे कुछ ओवरव्यू दीजिए आप। तो ए उसे कुछ एसेट्स के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एसेट्स लेता हूं, जैसे उसने बोला कि मेरे पास में बिल्डिंग है, कार है बिजनेस में, फर्नीचर वगैरह हम अच्छा मेंटेन करते हैं बिजनेस में। तो बी ने कहा कि बताइए भाई क्या वैल्यू है आपके बिजनेस में इन एसेट्स की। तो ए ने कहा कि मेरी जो बुक वैल्यू है, जो मैंने बुक्स में शो करी हुई है इनकी वैल्यू, बिल्डिंग को 10 लाख रुपए पे शो किया हुआ है, कार 5 लाख रुपए पे है और फर्नीचर 1 लाख रुपए पे शो किया हुआ है। अब बी फिर कहता है भाई ये तो आपने अपनी वैल्यू खुद रिकॉर्ड करी हुई है, मैं कैसे विश्वास करूं। मैं तो आऊंगा अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में तो मैं तो आज के वैल्यू नोट करूंगा, मैं इन एसेट्स का जो भी है या लायबिलिटी जो भी होगी मैं इनका रिवैल्यूएशन करूंगा और फिर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारी बिजनेस की मानी जाएगी। अगर आप सहमत हो तो बताइए। तो ए इस चीज पे सहमत हो जाता है। तो बी क्या करता है, किसी को बुलाते हैं और इन सारी चीजों का रिवैल्यूएशन कहलाते हैं। किसी रिवैल्यूअर को बुलाते हैं, वैल्यूअर को बुलाते हैं किसी को। तो जो रिवैल्यूएशन होता है तो उसमें जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो अब 12 लाख रुपए की आती है, यानी 10 लाख की थी, अब रिवैल्यूएशन पे कितनी हुई है, 12 लाख रुपए। कार जो 5 लाख रुपए की है अब उसकी वैल्यू आती है 4,20,000 रुपए और जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू अब निकल के आ रही है 90,000 रुपए। तो बी कहता है भाई मैं तो ये वैल्यू मानूंगा, तो आप बुक्स में अब इन्हीं वैल्यू को दिखाएंगे आप। तो यानी कहने का मतलब आपकी चीजें ऑलरेडी वैल्यूड थी, बुक में ऑलरेडी वैल्यू थी, लेकिन रिकंस्टिट्यूशन चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या चेंजेस इन पीएसआर हो, आप वापस उन एसेट्स और लायबिलिटीज को वैल्यू करते हैं, रीवैल्यू करते हैं वापस, तो उनकी नई वैल्यू आ जाती है। तो इस पुरानी और नई वैल्यू से फिर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है, उस प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए आप क्या बनाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो आप। तो इन एसेट्स के रिवैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख थी जो कि अब 12 लाख हुई, तो इसमें प्लस के 2 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं, मतलब ये एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है। कितने बढ़ी है, प्लस 2 लाख रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है आपके। उसी तरह से कार की वैल्यू 5 लाख है लेकिन अब 4,20,000 रुपए ही रिकॉर्ड की जाएगी, तो इसमें माइनस ट्रेंड है 80,000, मतलब ये नुकसान हो गया है इस कार के रिवैल्यूएशन पे 80,000 का। इसी तरह से फर्नीचर है 1 लाख रुपए का था, अब 90,000 का है, इसमें भी माइनस 10,000 का आपके नुकसान है। तो ये नुकसान किसका है, बी का है या ए का है? ऑब्वियसली ए का है, क्योंकि एक पुराना व्यक्ति है बिजनेस के अंदर, बी तो आ जा रहा है।
तो ये सारा प्रॉफिट या लॉस किसका माना जाएगा? पुराने पार्टनर का। इस क्वेश्चन में मैंने ए को माना है जो सिंगल ओनर है, तो ए का ये नुकसान होगा सारा या प्रॉफिट होगा जो भी होगा। तो ए का टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? देखिए 2 लाख रुपए का तो उसको फायदा हुआ बिल्डिंग पे, 80,000 रुपए का नुकसान हुआ कार पे और 10,000 रुपए का नुकसान हुआ फर्नीचर पे। तो टोटल उसको जो है प्रॉफिट हुआ है इस रिवॉल्यूशन पे 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट और लॉस ही हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में बनाते हैं। तो आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट देता है वो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, और उसके नीचे उनसे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट देगा कि अब इनकी नई वैल्यू क्या हो गई है, और आपको इस तरह से प्रॉफिट या लॉस निकाल करके रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेना होता है। और जो पुराने पार्टनर होते हैं उनको दे देना होता है, जो भी पुराने उस बिजनेस में पार्टनर है या पुराना रेशियो जो होता है। तो ये आपका एक ओवरव्यू था रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। आई होप आपको इस पूरे इलस्ट्रेशन से आपको अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक का क्या ओवरव्यू है। अब हम रिवॉल्यूशन को डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए इसका एक नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी आपके बुक्स में मिलेगा। वैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बोलते हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। दोनों सिनोनिम्स ही है। यू आर नॉट टू गेट कंफ्यूज इन इट। क्या होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट? It is a nominal account. It is made to calculate the profit or loss arising due to revaluation of assets and liabilities at the time of reconstitution of partnership firm. The profit and loss on revaluation will be distributed to partners in their old ratio. ये देखिए एक नॉमिनल अकाउंट है। देखिए जिस भी अकाउंट से आपका इनकम या एक्सपेंस को आपका पता चलता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जितने भी ये नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं वो अकाउंट भी नॉमिनल होता है। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है। वैसे रिवॉल्यूशन का भी तो काम प्रॉफिट और लॉस ही पता करना है। किससे प्रॉफिट या लॉस पता करना है? इसका प्रॉफिट या लॉस होता है आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवॉल्यूशन से जो प्रॉफिट या लॉस होगा रिकंस्टिट्यूशन पे, उस प्रॉफिट या लॉस को पता करने के लिए आप बनाते हैं। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट ही होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब मैं पिछले वीडियो जो बता चुका हूं, चाहे एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंजेज इन पीएसआर हो, ये सभी सर्कमस्टांसेस रिकंस्टिट्यूशन की है। सेम अकाउंट बनता है रिवॉल्यूशन सभी चैप्टर्स में आपकी। और ध्यान देना है इसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपको ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड रेशियो से मतलब समझ लीजिए आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट देता है, बैलेंस शीट में पार्टनर्स के नाम होंगे लायबिलिटी साइड। जितने भी पार्टनर्स के नाम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ रहे हैं उन पार्टनर्स को आपको बांटना है, और उनका ओल्ड रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, उस ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि पुरानी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन हो रहा है तो आपको पुराने रेशियो में बांटना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रूल समझ लेते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि किस तरह से हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो देखिए सीधी सी बात है, आप ये मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपकी एसेट्स है, आपकी लायबिलिटीज है। अब नई वैल्यू आने से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसके फायदे या नुकसान के क्या रूल है वही बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इफ वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, मैंने ब्रैकेट में इसको प्लस करा, यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज हो रही तो आपके लिए वो अच्छी सिचुएशन है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी आपके लिए प्रॉफिट होने की संभावना, प्रॉफिट हो गया आपके। तो ये आपको क्रेडिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन लिखना होता है। ध्यान देखिए, हमेशा प्रॉफिट के साइड, मैंने आपको पहले भी बताई हुई है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट के साइड हमेशा क्रेडिट है, नुकसान वाली साइड हमेशा आपके डेबिट है। तो प्रॉफिट हुआ तो आपको रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड लिखना है, यानी प्लस हो रही है चीज आपके तो आपको रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड लिखनी है। मैंने इसको प्लस माना है। अगर आपकी एसेट्स बिजनेस की पोजीशन इंप्रूव होती है तो वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज से प्लस हो रहे हैं आप। उसी तरह से इसका रिवर्स कर दीजिए। देखिए अगर वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो आपको उसको डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन लिखना है। ये आपके लिए माइनस पोजीशन है, ये अमाउंट आपके माइनस हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम करनी पड़ेगी आपको, तो ये आपको डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन करना है। वैल्यू प्लस हुई एसेट्स की तो क्रेडिट साइड, वैल्यू माइनस हुई तो वैल्यू आपको रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड लिखनी है। इसी तरह से इफ एनी एसेट इज अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब है कि वैल्यू बढ़ा तो रिकॉर्ड करते ही वैल्यू बढ़ गई एसेट्स की, तो एनी एसेट इज अनरिकॉर्डेड तो वो भी आपके लिए प्लस पोजीशन है क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये भी आपको क्रेडिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन दिखाना है। सेम आपके अगर लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है
तो लायबिलिटी ध्यान रखिए, लायबिलिटी का मतलब है पेमेंट करना है आपको। लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है मतलब लिखा ही नहीं था, तो लिख दोगे तो वैल्यू लायबिलिटी की बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई मतलब पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा तो मतलब आपके लिए नुकसान वाली पोजीशन है। तो यहां पे आपको माइनस, इसको मैंने माइनस से इंडिकेट किया है, तो ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी जो भी प्रॉफिट है मैं उसको प्लस बता रहा हूं, जो भी नुकसान हो रहा है वो आपके माइनस का मतलब, तो ये डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन आएगा आपकी। उसी तरह से अगर आपकी फिफ्थ पॉइंट है, इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, ये भी आपको किस तरफ दिखाना है, डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन। वही जैसे लायबिलिटी आपको पे करनी थी, लेकिन अब आपकी लायबिलिटी की वैल्यू भी बोल रहे कम लिखी थी आपने, इसको और बढ़ा के लिखनी है आपको, तो वो आपको ज्यादा पेमेंट करना, नुकसान हो गया, डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन। और इसी का रिवर्स थर्ड पॉइंट, इफ वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज डिक्रीजेज, ये आपके लिए प्लस पोजीशन है ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये आपको रूल आपको ध्यान में रखने हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज होने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, वैल्यू के बढ़ने या घटने से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड लिखना है, और वैल्यू के बढ़ने या घटने से आपको अगर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपको डेबिट साइड लिखना है आपको। मैंने इसको और शॉर्ट में कहा है, इन शॉर्ट वी कैन से प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन विल बी रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट एंड लॉस ऑन रिवोल्यूशन विल बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट। ध्यान दीजिए, प्लस और माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है रिवोल्यूशन पे तो क्रेडिट साइड, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड, लॉस हो रहा है डेबिट साइड। बस इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। आइए इसका परफॉर्मा देख लेते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट का। जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए थे वही परफॉर्मे के अंदर हैं। देखिए आपके पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, देखिए जो भी आपके, ध्यान दीजिएगा भी आप, जो भी आपके, देखिए जो भी प्लस साइड थी वो मैंने क्रेडिट की तरफ लिख दी है, और जो भी माइनस साइड थी वो मैंने डेबिट की तरफ लिख दी है। तो प्लस साइड को पहले बता देता हूं मैं, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपके लिए अच्छी बात है, प्लस प्लस प्रॉफिट हो रहा है आपको। बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है यानी पेमेंट कम करना है आपको, यह भी आपके लिए अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, एक तरीके से आपको क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, एसेट आपने रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, उनको लिखा ही नहीं आपने, लिख दोगे तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये भी प्रॉफिट वाली बात है। तो जितना भी प्रॉफिट है आपकी, जिसको मैंने प्लस से इंडिकेट किया है, वो आपको क्रेडिट की तरफ लिखना है। साइमल्टेनियसली जितना भी लॉस है, चाहे वो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो गया आपके। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ानी है, नुकसान है आपके लिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे वापस लायबिलिटी बढ़ जाएगी, पेमेंट ज्यादा करना है, नुकसान है। ये सब आपको किस तरफ लिखना है, डेबिट की तरफ लिखना है। वही रूल्स है, रूल्स के अंदर जो माइनस था मैंने उसको डेबिट की तरफ लिख दिया है, जो प्लस था उसको क्रेडिट की तरफ लिख दिया है। अब आपका प्रॉफिट या लॉस जो है, देखिए अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो आपका प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा होगी तो वो क्रेडिट की तरह लिखोगे लॉस, बाय लॉस ऑन रिवोल्यूशन। ये आपको पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटना है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो। ध्यान देना, क्रेडिट साइड ज्यादा होने पर प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा होने पर लॉस होगा। सेम P&L एप्रोप्रिएशन की तरह निकलता है ये आपके प्रॉफिट या लॉस। आई होप आपको परफॉर्मेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इनसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज देख लेते हैं अपन। देखिए वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको, अगर प्रॉफिट होता है रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड लिखना है, यानी प्रॉफिट होने पे रिवोल्यूशन क्रेडिट हो जाता है, लॉस होने पे रिवोल्यूशन डेबिट हो जाता है। तो आपके डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स पहली एंट्री। तो डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब है एसेट्स की वैल्यू कम करो, माइनस पोजीशन है, माइनस का मतलब लॉस हुआ आपके, लॉस में रिवोल्यूशन डेबिट करना होता है हमेशा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकंड, फॉर इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी प्लस हो रहे हो आप, प्लस का मतलब प्रॉफिट है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, बढ़ गई एसेट्स की वैल्यू, तो आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पे आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने पर रिवोल्यूशन को क्रेडिट करना होता है। तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया है, जिस भी एसेट्स की वजह से हुआ है वो एसेट्स आपके डेबिट हो गई, तो एंट्री हो गई आपके एसेट्स अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट। नेक्स्ट है, फॉर इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके नुकसान हो जाएगा, नुकसान होने पे आपको रिवोल्यूशन को डेबिट करना होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट DR टू, जिसमें लायबिलिटी से नुकसान हुआ है, टू लायबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। नेक्स्ट है, फॉर डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। देखिए लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लायबिलिटी कम पे करनी है अब, तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होने पे रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज।
नेक्स्ट, व्हेन रिवोल्यूशन अकाउंट शोज प्रॉफिट, देखिए दो सिचुएशन होगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखिए प्रॉफिट होने पे ध्यान देना, रूल मैंने बताया था आपको पहले चैप्टर में, जब भी किसी भी चीज का प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर में, प्रॉफिट बढ़ने पे पार्टनर हमेशा क्रेडिट होते हैं, और लॉस जब भी होता है तो पार्टनर क्या होते हैं, आपके डेबिट हो जाते हैं। आपके पहले चैप्टर में रूल बता चुका हूं मैं। तो आप रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट रहे हैं पार्टनर को, तो पार्टनर अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। किस चीज का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिवोल्यूशन का, तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हुई आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, बेइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। इसका उल्टा कर दीजिए, अगर आपके लॉस की सिचुएशन है, व्हेन रिवोल्यूशन अकाउंट शोज लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि लॉस होने पे पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है आपके, बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो ये आज आपकी पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, जहां पे आपको पूरा ओवरव्यू दिया जा चुका है, रिवोल्यूशन अकाउंट का मीनिंग बताया जा चुका है, रिवोल्यूशन अकाउंट के रूल्स क्या है, किस रूल्स को आपको ध्यान में रखना है, एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या रूल है, लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या रूल है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज के क्या रूल्स हैं, वो आपको अच्छे से बता दिया गया है। आपको परफॉर्मा बता दिया गया है कि परफॉर्मे में आपको जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है उसके डेबिट साइड कैसे लिखना है, क्रेडिट साइड कैसे लिखना होता है, और लास्ट में हमने ये देख लिया है कि इनसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे होती है। अब जो इनका न्यूमेरिकल पार्ट है कि हम इसकी न्यूमेरिकल इक्वेशंस को जो सॉल्व करेंगे वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे रूल्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमें किस तरह से प्लेस करके आंसर को लाना होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।